कोई उसकी कॉपी कोई इसकी कॉपी, सब घिसते पेंसिल मैंने घिस दी कॉपी, 10 वाला पेन और 20 की कॉफी, हालत इनकी करी चाय में डूबे बिस्किट टोसी। अभी देखे मुझे भागे रखे सर पर पैर, मुड़ के ना देखेंगे घर तक, ये मेरे कागज मेरे शब्दों से लथपथ है, माइक करा लोड फिर रैप पर खट खट। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपने जैनिज्म पे मेरा पहला वीडियो देख लिया हो। आज हम उसके आगे की बात करेंगे। तो बात करते हैं जैन काउंसिल्स की। जिस तरह से बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसी तरह जैन काउंसिल्स भी हुई थी, बट आसान आपके लिए फ़िलहाल ये है कि यहाँ सिर्फ 2 काउंसिल्स हुई थी। देख लेते हैं उनको भी। सबसे पहली काउंसिल जो हुई थी वो 300 BC में हुई थी पाटलिपुत्र में, और उसकी चेयरमैन थे स्थूलभद्र, और पैट्रन जो थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। रिजल्ट इसका ये रहा कि 12 अंग का कंपाइलेशन कर दिया गया था। अब अंग क्या होते हैं? अंग बेसिकली बुक्स होती हैं जिसमें जैन के सिद्धांत लिखे रहते हैं। क्लियर है? दूसरी काउंसिल जो हुई थी वो 512 AD में हुई थी वल्लभी में, और इसके चेयरमैन हैं देवारदी क्षमाश्रमण। ठीक है, इनके पैट्रन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। रिजल्ट ये रहा था कि फाइनल कंपाइलेशन कर दिया गया था 12 अंग और 12 उपांग का। अब उपांग क्या होते हैं? उपांग में अंग का ही विस्तार होता है। ठीक है, याद रहेंगे आपको ये सब। 2 ही तो हैं भाई, इतना मुश्किल नहीं है याद करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जैन आर्किटेक्चर पर। अब बहुत सारे मंदिर हैं, केव्स हैं जिनमें जैन आर्किटेक्चर हमको देखने को मिलता है। अब मुझे तो भाई जब तक पिक्चर्स ना हो ना तब तक पढ़ाने में मज़ा नहीं आता, तो मैंने इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स और जो भी केव्स थे उनकी पिक्चर्स इंसर्ट कर दी हैं। आपको भी जब पिक्चर देखेंगी ना तो आपको नाम ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा जल्दी। तो पहले आप देख रहे हैं दिलवारा टेम्पल्स, जो कि है माउंट आबू में। माउंट आबू कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, दिलवारा टेम्पल्स जो हैं उसमें बहुत सारे टेम्पल हैं, जैसे कि विमाल वाशाशी टेम्पल, तेजपाल टेम्पल हो गया। तो ये सब टेम्पल का समूह है यहाँ पे, इसलिए इसे यहाँ पे मैंने टेम्पल्स लिख रखा है। ठीक है, फिर ये है खजुराहो टेम्पल, ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है भाई, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, फिर है श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। ये मूर्ति तो आपने भाई देखी होगी, इसका बहुत ग्रैंड क्या कहते हैं उसे, अभिषेक होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, गोमतेश्वर की मूर्ति है, गोमतेश्वर या बाहुबली भी कहते हैं इनको। ठीक है, और फिर आता है एलोरा केव्स, उदयगिरी केव्स, खंडगिरी केव्स, हाथी गुम्फा केव्स। यहाँ पे जो फोटो दिख रही है वो एलोरा केव्स की है। यहाँ पर भी जैन आर्किटेक्चर हमको देखने को मिलता है। अब अगर बाय चांस एग्ज़ाम में आ जाए तो बता दूँ मैं कि ये जो टेम्पल है दिलवारा टेम्पल, ये सोलंकी रूलर्स ने बनवाया था। ठीक है, और जो श्रवण बेलगोला का टेम्पल है ना, चामुंड राय ने बनवाया था। ओके, बस ऐसे थोड़ा छोटा मोटा फैक्ट है, याद रखिएगा। दिलवारा टेम्पल किसने बनवाया था? सोलंकी रूलर्स ने। और श्रवण बेलगोला का टेम्पल किसने बनवाया था? चामुंड राय ने। थोड़े बहुत ही नाम हैं। आई होप आपको फोटोज से और क्लियर हो गया हो और आपको याद रहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैन लिटरेचर की। तो जैन लिटरेचर बेसिकली अर्धमागधी लैंग्वेज में लिखे रहते हैं। इम्पॉर्टेंट है, किस लैंग्वेज में लिखे रहते हैं? अर्धमागधी। बुद्धिस्ट किस में लिखे रहते थे? पाली में। डिफरेंस समझ में आया? आगे बात करते हैं। तो जैन लिटरेचर में 12 अंग हैं। बताया था मैंने अंग क्या होते हैं। इसमें जैनों के सिद्धांत लिखे रहते हैं। 12 उपांग हैं जिनमें अंगों का ही विस्तार रहता है। फिर 6 छेड़ सूत्र और 4 मूल सूत्र हैं। इन दोनों में जो भी भिक्षु रहते हैं उनके जो लाइफ के जो रूल्स रहते हैं, जो उनको फॉलो करने रहते हैं, वो किस में? इन दोनों में मेंशन्ड रहते हैं। ठीक है, और 10 परिकर्ण रहते हैं। ठीक है, 10 क्या रहते हैं? परिकर्ण। इसमें इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज रहती है जो कि इन चारों में नहीं रहती। वो किस में रहती है? परिकर्ण में। ठीक है, अब आपको इनके नाम याद रखना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि
कि बताओ मूल सूत्र किस धर्म से संबंधित है, तो आप बता सकते हैं किस धर्म से संबंधित है, जैनिज्म से संबंधित है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। तो भाई इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि 298 BC में क्या हुआ था, मगध में एक बहुत ही फेमाइन आ गया था, ठीक है। उससे क्या हुआ था कि जो जैन मॉन्क्स हैं कुछ तो चले गए थे साउथ इंडिया की तरफ और कुछ रह गए थे मगध में। अब जो मॉन्क्स जो साउथ इंडिया चले गए थे वो किसकी लीडरशिप में गए थे, भद्रबाहु की लीडरशिप में गए थे। और जो मगध में रह गए थे वो किसकी लीडरशिप में रह गए थे, स्थूलभद्र की लीडरशिप में रह गए थे। तो भाई जब सब कुछ ठीक हो गया था तो जो साउथ इंडिया गए थे वो जैनों का ग्रुप वापस आया मगध में 12 साल बाद। कितने साल बाद, 12 साल बाद। और उन्होंने पाया कि जो मॉन्क्स मगध में रह गए थे उनके लिविंग स्टाइल जो है और उनकी फिलॉसफीज कंप्लीटली चेंज हो चुकी हैं। फिर तब से जैनिज्म 2 सेक्ट्स में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर वो सेक्ट था जो कि साउथ इंडिया चला गया था भद्रबाहु की लीडरशिप में, और श्वेतांबर वो था जो कि मगध में ही रह गया था स्थूलभद्र के नेतृत्व में। अब ज़रूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझना। तो सबसे पहला तो ये कि स्थूलभद्र का नेतृत्व मिला था किसको, श्वेतांबर को, और भद्रबाहु का मिला था किसको, दिगंबर को। अब श्वेतांबर का मतलब ही क्या होता है, सफ़ेद वस्त्र। तो श्वेतांबर जो थे वो वाइट क्लोथ्स पहनते थे, वह दिगंबर जो थे वो नग्न रहते थे, वो कोई भी कपड़े नहीं पहनते थे। श्वेतांबर जो थे वो आइडल वर्शिप करने लगे थे, मूर्ति पूजा करने लगे थे, और दिगंबर अभी भी मूर्ति पूजा नहीं करते थे। श्वेतांबर जो हैं वो ये मानते थे कि विमेन भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं इसी जन्म में, जबकि दिगंबर का मानना था कि विमेन जो है वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती, वो मोक्ष सिर्फ तभी प्राप्त कर सकती हैं जब अगले जन्म में उनका जन्म किस तरह से होगा, एक मैन के रूप में होगा, ठीक है। श्वेतांबर कहते थे कि महावीर की शादी हो चुकी थी, वहीं दिगंबर कहते थे कि महावीर ने कभी शादी करी ही नहीं। यही थे मेजर डिफरेंस श्वेतांबर और दिगंबर के बीच में। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बट अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में वही, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, उसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलेंगे आगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।